इलेक्ट्रिसिटी। देखो, इलेक्ट्रिसिटी को हम सभी जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिना आजकल की लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। मेरे रूम में लगा पंखा हो, चाहे बल्ब हो, चाहे लाइट हो, और चाहे आपकी फ़ोन की स्क्रीन हो या लैपटॉप की स्क्रीन हो जिस पे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, हर जगह पे इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट है। और इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट होने का मतलब है वहाँ पे कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं जिनमें कुछ ना कुछ मोशन हो रहा है। अब देखो, ये जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, इनके अंदर कोई भी मोशन होता है तो वो क्यों होता है? क्योंकि इनके ऊपर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करती है। इसी इलेक्ट्रिक फोर्स को हम कूलम्ब्स लॉ से फाइंड आउट भी करते हैं, जो हमने अपनी पहली वीडियोस में देखा हुआ है। लेकिन किस पार्टिकल के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, किस डायरेक्शन पे लगेगी, कब लगेगी, ये किस तरह से डिसाइड होता है? ये चीज डिसाइड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड से, कि वो चार्ज पार्टिकल इस टाइम स्पेस में किस जगह पर मौजूद है और उस स्पेसिफिक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है। अब देखो, यही जो वर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं ये क्या चीज है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर तुम देखोगे तो ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक वर्ड है इलेक्ट्रिक और दूसरा वर्ड है फील्ड। इलेक्ट्रिक वर्ड जहां पे भी आता है उसका एक सिंपल सा मतलब है दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, यानी कि उस जगह पे या तो इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट है या कोई इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट है। अब दूसरा वर्ड है फील्ड। फील्ड का सिंपल सा क्या मतलब होता है यार? फील्ड होता है कोई भी ओपन एरिया या फिर कोई भी स्पेस। ठीक है, जैसे तुम्हारा क्या होता है, क्रिकेट का फील्ड होता है, वो क्या है? एक ओपन एरिया है। इसी तरीके से फील्ड हम कहीं पे भी यूज करते हैं तो यानी कि एक ओपन जगह है, कोई भी स्पेस में कोई भी पॉइंट हो सकता है, उसके चारों तरफ का जो भी स्पेस है उसको हम फील्ड बोल देते हैं। तो इन दोनों चीजों को जब तुम मिलाओगे तो तुम्हें मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि अगर तुम्हारे खुले स्पेस में कोई भी एक चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है तो वो जनरेट करेगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इस वर्ड से हमें पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन और स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे कि समझो ये एक पॉजिटिव चार्ज स्पेस में कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे हो सकता है। ठीक है, तो इसके चारों तरफ का जो रीजन है, इसी रीजन को हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं। जैसे कि इस एनिमेशन में आप देख सकते हो, इस चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ एक स्फेरिकल शेप का रीजन है, जिस रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं। लेकिन अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की एक खास बात यह है कि जब भी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आएगा तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं, जिसको हम कूलम्ब लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखो, पहले एक चार्ज पार्टिकल था यहाँ पे, इस चार्ज पार्टिकल की वजह से इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड था। फिर दूसरा एक टेस्ट पार्टिकल हमने लिया जो धीरे धीरे इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन था उसके अंदर आ गया। जब तक वो बाहर था तब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही थी, लेकिन जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन के अंदर आया वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करना शुरू कर देगा। ठीक है, इसी फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन और स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड विच अनदर चार्ज पार्टिकल विद एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, यानी कि एक कोई भी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ का वो एरिया है जिसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आएगा तो वो एक इलेक्ट्रिक फोर्स को महसूस करेगा। इसको देखो, हम सिंपल ग्रेविटेशनल फील्ड से भी समझ सकते हैं, क्योंकि क्या है, ग्रेविटी को हम फिजिकली एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो उसको समझना थोड़ा ज्यादा सिंपल होता है। जैसे कि तुम जानते ही हो, अगर अर्थ के ऊपर कोई भी चीज होती है तो वो हमेशा नीचे अर्थ की तरफ गिरती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर एक अट्रैक्शन फोर्स लगती है अर्थ से, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। अब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों लग रही है? क्योंकि देखो, अर्थ का एक अपना ग्रेविटेशनल फील्ड है, अर्थ का एक मास है, उस मास की वजह से उसके चारों तरफ एक ग्रेविटेशनल फील्ड बना हुआ है। ये ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? ये एक एरिया है अर्थ के चारों तरफ। अब इस एरिया के अंदर अगर कोई दूसरा पार्टिकल आएगा जिसके अंदर भी कुछ ना कुछ मास होगा, तो वो दूसरा पार्टिकल एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जिस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोल देते हैं। अब ये सेंटर में समझ लिया हमने अर्थ है, और ऊपर से ये एक m1 पार्टिकल आ रहा है। अब ये m1 पार्टिकल पे क्या हो रहा है? नीचे की तरफ एक फोर्स लग रही है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोल देते हैं। इसी F की क्या वैल्यू हम निकालते हैं? कैपिटल G m इंटू m1 बाई आर स्क्वायर। ये R क्या होती है? इन दोनों मास के बीच की डिस्टेंस। इसमें कैपिटल M अर्थ का मास हो गया, m1 हो गया आपके छोटे पार्टिकल का मास। ठीक है, तो ये आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स निकल जाती है ग्रेविटेशनल फील्ड की मदद से। तो सेम यही चीज हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी। अब अर्थ की जगह सेंटर में क्या हो गया? एक चार्ज पार्टिकल हो गया। ठीक है, अब इस चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ क्या है? इस चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जैसे ही कोई दूसरा पार्टिकल आएगा जिसके ऊपर भी कुछ ना कुछ चार्ज है,
ठीक है, समझ लो ये एक दूसरा पार्टिकल इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जैसे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगने लगेगी, और इस फोर्स को हम पहले ही जानते हैं क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर इन दोनों के बीच का हमने डिस्टेंस मान लिया। जैसे जैसे इस आर को हम कम करते रहेंगे ये फोर्स ज्यादा होती रहेगी, मतलब जैसे जैसे ये इस फील्ड के और अंदर जाता रहेगा इस पे और ज्यादा फोर्स लगने लगेगी। अब ये जो फोर्स लग रही है ये किसकी वजह से लग रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रही है। तो यहीं से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलती है। E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू होता है फोर्स डिवाइड बाई द टेस्ट चार्ज यानी Q2। यहाँ पे ये Q2 था जो कि हमारा टेस्ट चार्ज था, और Q1 है जो कि हमारा मेन चार्ज है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसको हम E1 बोल देते हैं। तो E1 का जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है F डिवाइड बाई Q2। तो यानी कि E1 को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 बाई आर स्क्वायर। तो देखो अब हम समझ गए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को हम देख तो नहीं सकते अपनी आंखों से, ठीक है, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये सब हम देख नहीं सकते ना, ये हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है। जहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रेजेंट है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है, लेकिन उनको हम देख नहीं सकते। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, इसी तरीके को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इनका बेसिकली काम क्या होता है इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, दे रिप्रेजेंट द इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी गिवन पॉइंट इन स्पेस। जैसे समझ लो मैं अभी इस रूम में बैठा हुआ हूं, अपने इस रूम में किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी इंटेंसिटी है ये मेरे को पता लग सकता है अगर यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देख के मेरे को पता लग जाएगा कि यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा है या कम है, या फिर अगर यहाँ पे मैं किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को लाऊं इस फील्ड के अंदर तो उस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगने वाली है। तो ये काम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। सो दीज आर वर्चुअल लाइंस जो कि हमको दिखाई नहीं देंगी, लेकिन हम इन्हें ड्रॉ करते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए। अब जैसे यहाँ पे देख एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है हमने, और इसके चारों तरफ ये देखो एक स्फेरिकल शेप में इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा, ठीक है। तो हम इसको किस तरह से शो करते हैं, हम इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर देते हैं जो कि एक पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर की तरफ जा रही है। ये बीच से यहाँ से स्टार्ट हो रही है और बाहर की तरफ जा रही है। तो ये जो लाइंस हैं इन्हीं लाइंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। इसी तरीके से ये एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इसके चारों तरफ अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो करेंगे तो वो फील्ड लाइंस इसके अंदर की तरफ आ रही होंगी। नेगेटिव पार्टिकल में हमेशा फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इनवर्ड होती है, और पॉजिटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो आउटवर्ड होती है। तो इसमें ऐसा कुछ रटने वाली चीज नहीं है, ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है इसके इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज को लेकर आऊं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जो कि बाहर की तरफ होगी। वहीं पे अगर ये नेगेटिव चार्ज के पास में अगर किसी पॉजिटिव पार्टिकल को लेके आऊं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जो कि टुवर्ड्स दिस पार्टिकल होगी। तो सिर्फ ये इसकी डायरेक्शन को डिसाइड करने के लिए ये डायरेक्शन दी हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। अब इसके अलावा दूसरी चीज ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरी चीज ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंटेंसिटी कहाँ पे कितनी ज्यादा है। अब जब ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल थोड़ा बाहर की तरफ है उस टाइम पे इस पे जो फोर्स लग रही है वो थोड़ी कम होगी। जैसे तुम इस चार्ज पार्टिकल को और पास लेकर आओगे, जैसे कि मैं इसको यहां पर लेकर आ गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के ज्यादा पास पास है इस एरिया में, है ना। तो यहाँ पे इस पे लगने वाली जो फोर्स है वो बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब इस एरिया में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो ज्यादा है कंपेयर टू दिस एरिया। ये जो आउटर एरिया है जहां पे पहले था, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर है ना। ये देखो दोनों के बीच में ज्यादा डिस्टेंस है, लेकिन जब ये अंदर आ गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पास पास है। तो यहाँ पे इस पे फोर्स जो है वो ज्यादा लगेगी। अगर इसको मैं F1 बोलूं और इसको मैं F2 बोलूं तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि F1 विल बी ग्रेटर देन F2। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये दो चीजें हमको समझनी है कि एक तो ये हमें इंटेंसिटी बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है, और दूसरा ये हमें बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है किस डायरेक्शन में फोर्स लगने वाली है उस पार्टिकल के ऊपर। तो इन दो चीजों के बारे में हमें पता चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से। तो अगर हम किसी भी सिचुएशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर पा रहे हैं तो उस केस के अंदर हम बता सकते हैं
कि किसी भी चार्ज पार्टिकल पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगने वाली है और उस फोर्स की जो इंटेंसिटी होने वाली है वो कम होगी कि ज़्यादा होगी। सबसे पहले हम एक केस स्टडी करते हैं जहाँ पे मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। अब इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स का अपना अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनके चारों तरफ, इस तरीके से एक स्फेरिकल एरिया होगा। अब जब इन दोनों चार्ज पार्टिकल को मैं एक दूसरे के पास लाना स्टार्ट करूंगा तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये किस तरीके से ड्रॉ होंगी। अभी तो ये सिंपली पॉजिटिव चार्ज से बाहर जा रही है, नेगेटिव चार्ज के अंदर आ रही है ना। जब मैं इन दोनों को पास लाना स्टार्ट करूंगा तो मैं देखूंगा क्या होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही थी वो अब निकल के नेगेटिव चार्ज के अंदर जाने लगेंगी। कुछ इस तरीके की फिगर आपकी बन जाएगी। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में मिलने लगेंगी। तो कुछ इस तरीके की फिगर आपको दिखाई देगी। अब इस फिगर के अंदर देखो हम दोनों चीज को स्टडी कर सकते हैं। अगर मैं किसी पार्टिकल को लेके आ रहा हूं, समझ लो मैं एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इधर लेकर आ रहा हूं, इस वाले एरिया में अगर मैं किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को लेके आ रहा हूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किस तरीके से जा रही है, इस तरह से जा रही है। तो इस पे इसी डायरेक्शन पे फोर्स लगेगी, तो ये इसी डायरेक्शन में जो है नेगेटिव बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होगा। और अगर आप इंटेंसिटी की बात करो तो देखो जितना ये वाला पोर्शन है जो इन चार्ज पार्टिकल्स के बिल्कुल पास वाला पोर्शन है, यहाँ पे देखो ये फील्ड लाइंस एक दूसरे के कितना पास है। तो अगर इस चार्ज पार्टिकल को मैं इधर कहीं ले आऊंगा तो इस पे बहुत ही ज्यादा फोर्स लगेगी, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे रखूंगा जहां पे पहली कंडीशन में रखा हुआ था, उस टाइम पे अगर इस पे मान लिया F1 फोर्स लग रही थी और सेकंड पोजीशन पे F2 फोर्स लग रही थी, तो F2 विल बी मच मच ग्रेटर देन F1। तो ये सब हमें कैसे पता चल रहा है, ये सब हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने के बाद ये चीजें हमें पता चल रही है कि किस जगह पे पार्टिकल पे किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है और उसकी इंटेंसिटी कम है कि ज्यादा है। इसी तरीके से एक दूसरा केस लेते हैं। इस बार हमने दोनों पार्टिकल्स जो हैं सेम चार्ज के ले लिए, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। तो इस बार देखो कुछ इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी। अब ये ऐसी क्यों बनी, समझो इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलनी स्टार्ट हुई लेकिन ये दूसरे के अंदर नहीं जा पाएंगी क्योंकि यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पे भी, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी और ये बाहर की तरफ चली जाएगी। इसी तरीके से यहां से निकली, ये भी बाहर की तरफ चली गई, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो भी पीछे की तरफ होगी, एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश कर रही होगी। इसी तरीके से यहाँ पे अगर तुम किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इधर लेकर आओगे तो उस पर इसी डायरेक्शन में पीछे की तरफ फोर्स लगेगी। इधर किसी पॉजिटिव चार्ज को लेकर आओगे तो इस पर भी इसी डायरेक्शन में पीछे की तरफ फोर्स लगेगी। अब देखो इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उनको हम एक बार स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो है कि फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब ये प्रॉपर्टी देखो हमें क्या चीज बता रही है, अगर कोई दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगी, जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो दो डायरेक्शन हो जाएंगी अलग अलग। इस पॉइंट को अगर मैंने O मान लिया तो इस O पॉइंट पे एक जगह तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी एक पॉइंट पे स्पेस में कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ही होगी, उसकी दो दो डायरेक्शन कभी नहीं हो सकती। तो इसलिए ये एक प्रॉपर्टी है कि कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि दे आर परपेंडिकुलर टू सरफेस चार्ज। जो भी चार्ज बॉडी है, समझ लो ये एक प्लेट है, इस पूरी प्लेट पे मैंने पॉजिटिव चार्ज किया हुआ है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे निकलेंगी वो हमेशा इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकलेंगी, यानी कि इसके सरफेस से हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे निकलेंगी। वहीं पे अगर कोई स्फेरिकल बॉडी है जिसपे कोई चार्ज है तो इसके जो सरफेस है इससे हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बाहर निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इससे नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग व्हेन द लाइंस आर क्लोज टुगेदर एंड इट इज वीक व्हेन द फील्ड लाइंस मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो ये हम पहले ही देख चुके हैं, ये समझ लो कोई पॉजिटिव चार्ज था, इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। तो जिस जगह पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पास पास है, इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो ज्यादा होगी। अगर यहाँ पे मैं मान लूं कि E1 इंटेंसिटी है और यहाँ पे इस जगह पे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर दूर है, यहाँ पे E2 है इंटेंसिटी, तो E1 शुड बी ग्रेटर देन E2, ये प्रॉपर्टी बोलती है। अगली प्रॉपर्टी है द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। तो देखो नंबर ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें शो करती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर किसी जगह पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, समझ लो ये एक जगह पे है, इतनी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत कम है, इस तरीके से बस ये 2-3 है, तो इन दोनों केस में ये E1 है, ये E2 है। आपको क्या लगता है देख के कि E1 ज़्यादा होगा या E2 ज़्यादा होगा? तो यहाँ से हम देख के ही बता सकते हैं कि E1 शुड बी ग्रेटर देन E2। ऐसा क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे ज़्यादा है, E1 पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो ज़्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी ज़्यादा होगी। तो वही ये चीज़ बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। अगर कहीं पे चार्ज ज़्यादा है, समझ लो कहीं पे +2 कूलम का चार्ज है, तो उससे निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ज़्यादा होगी +1 कूलम के चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स फ्रॉम नेगेटिव चार्ज। ये हम देख ही चुके हैं, पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज में अंदर आएंगी। इफ द चार्ज इज सिंगल देन दे स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी। अगर सिर्फ हमारे पास एक ही चार्ज है, दूसरा चार्ज पार्टिकल नहीं है, तो वो इन्फिनिटी से स्टार्ट हो सकती है या एंड हो सकती है इन्फिनिटी पे। जैसे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे वो स्टार्ट तो इधर से ही हो रही है, लेकिन वो एंड कहाँ पे होंगी? इन्फिनिटी पे जाके एंड होंगी। इसी अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसमें क्या होगा? वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है? इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रही है और एंड हो रही है यहाँ सेंटर में आके। नेक्स्ट पॉइंट है द लाइन कर्व्स आर कंटिन्यूअस इन अ चार्ज फ्री रीजन। अब देखो कहीं पे अगर समझ लो पॉजिटिव चार्ज एक रखा हुआ है, इसके चारों तरफ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। अब ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ये इसी डायरेक्शन में जो इसका कर्व है वो सीधा ही जाता रहेगा अनटिल अनलेस अगर इसको रास्ते में कोई ऐसा रीजन ना मिले जहाँ पे कोई दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से प्रेजेंट हो। ठीक है, अगर समझ लो यहाँ पे कोई दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में प्रेजेंट है तो ये क्या होगा? इसको डिफ्लेक्ट कर सकती है, तो इधर को जा सकती है या इधर को जा सकती है। जैसे हमने पिछले केस में देखा था, जहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज था और दूसरा पॉजिटिव चार्ज आ गया था उसके सामने, तो इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स थी वो पीछे पीछे की तरफ ऐसे डिफ्लेक्ट कर गई थी। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एन एरिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में दो ही मेन चीज है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा एरिया। इसको एक और डेफिनेशन से भी हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ वर्चुअल सरफेस। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम समझ गए। अब अगर हम देखें कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तो जो टर्म हमें मिलेगी उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब मानो यहाँ पे कोई एक एरिया है, इसको मैंने ए एरिया ले लिया, इस पे से 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अब इसी एरिया में से अगर मैं मान लो 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करा दूं, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। देखो इसको इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया हुआ है जिसको मैंने नाम दिया है E1। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में मैंने एक एरिया ले लिया, यहाँ पे एक छोटा सा ये मैंने प्लेट ले ली। अब देखो इसमें से कुछ ना कुछ लाइंस ऐसे पास हो रही हैं इस प्लेट्स में से, तो हम कह सकते हैं कि इस एरिया पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब यहाँ पे एक और केस हमने ले लिया, इसमें हमने प्लेट का जो साइज है वो थोड़ा बड़ा कर लिया, तो अब हमें यहाँ पे 2 फ्लक्स मिलेंगे। एक यहाँ पे हमने इस फ्लक्स को मान लिया 1 और इस वाले फ्लक्स को हमने मान लिया 2। तो क्लियरली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फर्स्ट वाली कंडीशन है उसमें 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं इस A1 के अंदर से। जब आप दूसरी कंडीशन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि A2 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2 पे है वो ग्रेटर देन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एज कंपेयर टू 1। अब इसको एक और तरह समझते हैं। दोबारा से हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है, अब की बार हमने यहाँ पे ए एरिया की एक प्लेट रखी है, उस पे से हमने इसको पास कराया, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी। फिर हमने एक सेकंड केस लिया है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो पहले केस से कम है, E1 जो है वो ग्रेटर है E2 से। आपको देख के ही पता चल रहा होगा E1 में ज्यादा लाइंस है, तो इसका मतलब E1 की जो इंटेंसिटी है यानी E1 का जो मैग्नीट्यूड है वो बड़ा है E2 से। इस बारी हमने जो दोनों प्लेट्स का एरिया लिया है A1 इज इक्वल टू A2,
दोनों प्लेट्स का एरिया इस बार बराबर है, लेकिन फिर भी आप देखोगे जो फ्लक्स पास हो रहा है 1 से वो बड़ा होगा 2 के कंपैरिजन में। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप देखो नंबर ऑफ लाइंस कैलकुलेट करो 1 2 3 4 5। फर्स्ट केस में 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं इस एरिया से, और सेकंड केस में सिर्फ 1 और 2, सिर्फ 2 लाइन पास हुई हैं इस एरिया से। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1 में ज्यादा होगा, सेकंड में कम होगा। इन केसेस को देख के हमें 2 कंक्लूजन सामने आए हैं। सबसे पहला तो ये कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जहां पे जितनी ज्यादा होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ज्यादा होगा। और सेकंड पॉइंट जो हमें मिला है वो है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के, कि आप जिस एरिया पे फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हो वो एरिया जितना ज्यादा होगा आपका फ्लक्स भी उतना ज्यादा होगा। तो इन दोनों पॉइंट को जब मैं मैथमेटिकली लिखूंगा तो मेरे को मिल जाएगा कि फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू ई डॉट ए। अब ये ई और ए का डॉट प्रोडक्ट होता है। अब आप बोलोगे डॉट प्रोडक्ट क्यों होता है, वो मैं अभी समझाता हूं आपको। देखो ई भी एक वेक्टर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, और एरिया को भी हम वेक्टर लेते हैं। एरिया वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में होता है, एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। ये जो ये एन नॉर्मल में दिखा रहा हूं ये इस एरिया का वेक्टर शो कर रहा है। अगर ये एक ए एरिया है तो ये इसका एरिया वेक्टर है। देखो ई डॉट ए का मतलब होता है ई इंटू ए कॉस थीटा, ठीक है, और ये थीटा क्या होता है, ए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल। देखो इसको इस केस से समझते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक प्लेट हमने रखी हुई है, इसका कुछ एरिया है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्लक्स होगा, वो हम देखते हैं कितना होगा, 1 2 3 4 5। यहाँ से 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं इस एरिया से, ठीक है। अब मैंने इस एरिया को कुछ एंगल पे जो है टिल्ट कर दिया। देखो अब मैंने केस ऐसा कर दिया, ठीक है। अब इसका जो एरिया वेक्टर है वो इससे परपेंडिकुलर होगा, ये समझ लो इसका एरिया वेक्टर है, ठीक है। अब ये जो एन डॉट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा डिग्री मैंने डेविएट कर दिया। अब देखो इसमें से जो पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर है कितना हो गया, 1 2 3। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इससे पास हो रही है वो कम हो गई, तो इसका मतलब जो फ्लक्स है वो भी कम हो गया। तो इसका मतलब है जैसे जैसे आप थीटा को इंक्रीज कर रहे हो आपका जो फ्लक्स है वो डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका डॉट प्रोडक्ट है। जब तक थीटा आपका 0 डिग्री था उस टाइम पे फ्लक्स आपका E इंटू ए था, लेकिन जैसे जैसे थीटा आपका बढ़ना शुरू हुआ आपका फ्लक्स जो है कम होना शुरू हो गया और उसकी वैल्यू हो गई ई ए कॉस थीटा। जैसे जैसे आप थीटा की वैल्यू बढ़ाओगे ये जो वैल्यू है ये नीचे गिरती चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है 0 डिग्री पे कॉस थीटा 1 होता है और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू ही 1 है। कॉस थीटा की सारी वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही लाई करेंगी। जिस टाइम आप थीटा को 90 डिग्री कर दोगे, जिस टाइम आप इस प्लेट को बिल्कुल ऐसे पैरेलल कर दोगे, ऐसे पैरेलल कर दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा उस टाइम पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। तो इसीलिए आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आता है वो आता है ई ए कॉस थीटा। इस फिगर से आप आराम से देख सकते हो ये नॉर्मल है और ये नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जितनी भी बेसिक नॉलेज थी वो मैंने आपको सारी शेयर कर दी है। अगर ये लेक्चर आपको हेल्पफुल लगते हैं, आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और जो भी सजेशंस आपको लगते हैं जो बेटर हो सकता है वो भी दीजिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर।